जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का संदर्भ सहित व्याख्या, अभ्यास प्रण तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का पाठ है 18 और पाठ का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। तो पहले इसकी संदर्भ व्याख्या देख लीजिए। तो यहाँ देखिए पद्यांश है नीड़ का निर्माण से लेकर के फिर। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। नीड़ का अर्थ है घोंसला और नेह का अर्थ है स्नेह अथवा प्रेम। आवाहन का अर्थ है आमंत्रण या बुलावा और नभ का अर्थ होता आकाश। धूल धूसर का अर्थ है धूल से भरे हुए और निशा का अर्थ है रात्रि और भीत का अर्थ है भयभीत या डरा हुआ। प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 नामक पुस्तक के नीड़ का निर्माण फिर पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में कवि के जीवन का उल्लास तथा उत्साह झलक रहा है। इसमें कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने तथा सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर से नव निर्माण करने की प्रेरणा दी है। अब इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि पक्षी अपने घोंसलों को बार बार बनाते हैं और बार बार प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। आकाश में आंधी आ जाती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है, धूल से सने बादल पृथ्वी की ओर झुकने लगते हैं। दिन अंधकार के कारण रात सा प्रतीत होता है और रात्रि की चारों ओर कालिमा छा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस रात्रि का अंत नहीं होगा। रात्रि के भयंकर उत्पात के डर से संसार का प्राणी भयभीत है, पृथ्वी का कण कण भयभीत है। परंतु फिर पूर्व दिशा से उषा की सुनहरी किरणें मनमोहनी मुस्कान देती हुई प्रभात का संकेत देती हैं और पक्षियों का पुनः घोंसलों को बनाना तथा प्रेम का प्रदर्शन आरंभ हो जाता है। अगला पद्यांश है बह चले से लेकर के फिर। अर्थ देखिए। कठिन शब्दों का। भीम कायावान का अर्थ है विशाल आकार वाले। भूधर का अर्थ है पर्वत। विटप का अर्थ है वृक्ष। वर का अर्थ है श्रेष्ठ या बड़े। विनिर्मित का अर्थ है बने हुए। विहंगम का अर्थ है पक्षी और निज का अर्थ है अपनी। वृक्ष का अर्थ है छाती। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान, प्रसंग प्रथम अवतरण के समान रहेगा। यहाँ व्याख्या देख लीजिए। पवन के घोर अधड़ चलने लगे। पवन के घोर अंधड़ चलने लगे, जिससे बड़े बड़े पर्वत भी कंपायमान हो उठे। बहुत से वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े हैं, बड़े बड़े पेड़ टूट गए हैं। जब इतना भयंकर अंधड़ है तो छोटे छोटे तिनकों के घोंसलों पर क्या बीती, अर्थात पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। अरे आशा के पक्षी, तू कहाँ पर छिपाता। भयानक तूफान में भी आसमान पर ऊंचाई पर उड़ने लगता है और गर्वपूर्वक अपनी छाती पर चोट को सहन कर लेता है। प्रातःकाल होते ही अपने उजड़े घोंसले को बनाने में फिर जुट जाता है और प्रेम का प्रदर्शन करने लगता है। कठिनाइयों की परवाह नहीं करता और प्रगति पथ पर बराबर चलता ही रहता है। प्रश्न अभ्यास देखिए। प्रश्न है नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आशय है। आंसर देखिए। नेह का आवाहन फिर से कवि का आशय है घोंसला बनाना तथा उसका आधी पानी में नष्ट हो जाना, फिर घोंसला बनाना और बार बार अपने बच्चों से प्रेम करना और बच्चों की प्रेम भरी चहचहाट। इस प्रकार हर बार आंधी तूफान के बाद यह क्रम चलता रहता है। अगला प्रश्न। निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। आंसर। पक्षी को गगन में गर्व से सीना तानकर उड़ते देखकर निराशा में आशा का संचार होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। नंबर क्या है। घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो यहाँ देखिए कौन सी पंक्तियों का यह भाव है। यहाँ देख लीजिए। नंबर क्या। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। और नंबर क्या देखिए। तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी। यह किस पंक्ति का भाव है। यहाँ देख लीजिए। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान, भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अगला प्रश्न है सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है। आंसर। सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने चिड़ियों से दी है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। इसका भाव है, दिन में अंधेरा होने के कारण रात सा मालूम हो रहा है और रात्रि को चारों तरफ कालिमा छा जाती है। अगली पंक्ति है, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। इसका देखिए भाव है, अरे आशा के पक्षी तू कहाँ जाकर छिप गया था। अब आइए भाषा की बात पे आते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में धय धय भय भय की आवृत हुई है। इससे पंक्ति में एक सरसता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। आंसर देखिए, उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, कविता में फिर जन जन तथा कण कण पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन में प्रत्येक जन और कण कण में प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए, घर घर रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर घर घर में दीपावली मनाई गई। क्षण क्षण प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। धीरे धीरे मनुष्य के दृढ़ निश्चय से उसे धीरे धीरे सफलता मिलती है। भाई भाई, यदि भाई भाई का आदर्श देखना हो तो राम और भरत का देखें। अगला प्रश्न, इस कविता को पढ़िए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। नंबर का, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो देख लीजिए और इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। कविता को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर छात्र स्वयं करें। इन्हें भी जाने देख लीजिए। राइटर के बारे में, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगड़ी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हो गया था। इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। धन्यवाद।